नमस्कार, सत श्रीकाल। DS सैनी, डायरेक्टर क्राउन इमिग्रेशन एंड क्राउन पुर्तगाल। जैसे आपको पता है कि क्राउन इमिग्रेशन की टीम देशों विदेशों में जाती है और बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन एकत्रित करके लेके आती है उन लोगों के लिए जो पुर्तगाल के अंदर रीसेटलमेंट सीख कर रहे हैं या फिर अपना बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं या फिर फैमिली के साथ पुर्तगाल यानी कि यूरोप में बसना चाहते हैं। उन लोगों के लिए आज फिर हमारी टीम की ओर से एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन एकत्रित की गई है। आज हम लिस्बन पुर्तगाल के सेंटर प्लेस पे हैं और यहाँ पे आपको एक तमाम टॉपिक्स के बारे में हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग जो आना चाहते हैं, हमारी टीम को अक्सर ऐसी कॉल्स आती हैं कि हम पुर्तगाल में आना चाहते हैं, पुर्तगाल में रीसेटलमेंट करना चाहते हैं, पुर्तगाल में आके अपने आप को रेजिडेंस कार्ड या इमिग्रेशन या नेशनलिटी लेना चाहते हैं। तो अक्सर हमारी टीम की ओर से एडवाइस दिया जाता है जो इमिग्रेशन टाइटल है या रेजिडेंस टाइटल है वो इवेंचुअली आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको एक ग्राउंड एस्टेब्लिशमेंट करनी होगी कि आप पुर्तगाल के अंदर में क्या करना चाह रहे हैं, पुर्तगाल के अंदर में आप क्या करोगे, क्या बिजनेस करेंगे, क्या जॉब करेंगे, ग्राउंड क्या है, ये हमें इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को डेमोस्ट्रेट करना होता है। अनटिल अनलेस आप ये डेमोस्ट्रेट नहीं करते हो, ये नहीं बताते हो कि आपका ग्राउंड क्या होगा, आप किस पर्पज़ के लिए पुर्तगाल में आना चाह रहे हैं, तो हम अच्छे तरीके से आपको अप्रोप्रिएट जो प्रोसेस है या अप्रोप्रिएट जो आर्टिकल है आपके लिए इम्प्लीमेंटेशन होता है वो नहीं बता पाएंगे। तो ज़रूरी हो जाता है कि सबसे पहले हमारी टीम या आप हमें वो तमाम इन्फॉर्मेशन दें कि आपका पर्पज़ क्या है पुर्तगाल में आने का। क्या आप किसी इन्वेस्टमेंट माध्यम से आना चाह रहे हैं, क्या आप स्टडी माध्यम से आना चाह रहे हैं, या फिर आप किसी और माध्यम से पुर्तगाल के अंदर में आके अपने आप को रीसेटलमेंट करना चाह रहे हैं। तो ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है जब तक आप हमारी टीम को नहीं देंगे तो हम आपकी प्रोफाइल को अप्रोप्रिएट वे से असेस नहीं कर पाएंगे, जज नहीं कर पाएंगे। अगर आप यूरोप की किसी भी कंट्री में या आपका कोई फैमिली मेम्बर या आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव यूरोप की किसी भी कंट्री के अंदर में स्टडी पर्पज़ के माध्यम से या वर्क परमिट के माध्यम से आए हुए हैं और वहाँ पे आप अपना इमिग्रेशन टाइटल सिक्योर नहीं समझते या आपको कहीं न कहीं इनसाइड अंदर से डर लगता है कि आपको वहाँ पे लॉन्ग टर्म चल करके इमिग्रेशन टाइटल नहीं मिलेगा, तो हम आपको पुर्तगाल के अंदर में इनवाइट करते हैं, इनविटेशन देते हैं कि अगर आप लाइफ लॉन्ग यूरोपियन कंट्रीज़ को फुली एक्सेस करना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो पुर्तगाल वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन कि आप यहाँ पे आएँ। आप आने के बाद अपने आप को रीसेटलमेंट में कन्वर्ट करें, रीसेटल करें और लेटर ऑन आप अपनी फैमिली को या नेशनलिटी जो क्राइटेरिया है उसको लीड करेंगे, आप वो अवेल कर पाएंगे। आप यूरोप की किसी भी कंट्री में एज एन स्टूडेंट रह रहे हैं या फिर आप एज एन वर्क परमिट पे किसी टाइटल और किसी इमिग्रेशन टाइटल पे या रेजिडेंस कार्ड पे रह रहे हैं और इवेंचुअली आप ये सीख कर रहे हैं कि यूरोप की किसी कंट्री का लॉन्ग टर्म आपको नेशनलिटी मिल जाए या आप परमानेंटली यूरोपियन एरिया के अंदर में सेटल हो जाएं, तो हमारी रिकमेंडेशन रहेगी आप अपना वो कार्य करते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यूस रखते हुए या अपने वर्क परमिट को किसी भी कंट्री यूरोपियन कंट्री में कंटिन्यू रखते हुए पुर्तगाल में भी रेजिडेंस हासिल कर सकते हैं और लेटर ऑन यही रेजिडेंस कार्ड आपको नेशनलिटी को लीड करेगा और साथ में आप अपनी फैमिली को भी यूरोपियन जोन के अंदर बुला सकते हैं। अगर आप फॉरेनर हैं और आपकी नेशनलिटी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आती है, एग्जांपल इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तमाम इस कंट्रीज़ में या अफ्रीकन कंट्रीज़ में थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आपकी नेशनलिटी आती है, तो पुर्तगाल के अंदर में आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन पहले एक्टिवो बैंक जो है उन्होंने उनके अकाउंट ओपन करने बंद कर दिए अगर आपके पास में रेजिडेंस टाइटल नहीं है, तो उस केस के अंदर में आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी के जो तमाम बैंक हैं, मिलेनियम बैंक है या काशादी जलाल बैंक है, स्टैंडर्ड बैंक है
बेस्टो बैंक है, तमाम और तरह के जो बैंक हैं पोर्टुगाल के अंदर में, उनके अंदर आप अपना जो अकाउंट है विदाउट रेजिडेंसी ओपन कर सकते हैं पोर्टुगाल के अंदर। आप एक अच्छे नॉलेजेबल इमिग्रेशन कंसल्टेंट की एडवाइस ज़रूर लें, ताकि अपने आप को प्रोसीड करने से पहले ही आप ये अंडरस्टूड कर जाएं कि आप जो आपके लिए आपकी प्रोफाइल को कौन सा जो आर्टिकल है वो सूट करता है, और जिससे कि आपका बहुत सा समय जो है बच सकता है और क्विकली फास्ट ट्रैक और एक्सप्रेस वे से आप पोर्टुगाल का जो रेजिडेंस कार्ड है वो हासिल कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं आपको एक नई इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। पोर्टुगाल में आर्टिकल 123A यानी कि 123A, ये आर्टिकल उन लोगों के लिए सूटेबल है और क्रेडिबल है और इफेक्टिव है जो यूरोप की किसी दूसरी कंट्री के अंदर में रह रहे हैं, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं। वो पोर्टुगाल का रेजिडेंस कार्ड अवेल कर सकते हैं अगर आप उनकी कंपनी आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रही है, या फिर आपके पास में उस कंट्री में कंपनी का रेजिडेंस टाइटल है, उसी ग्राउंड पे पोर्टुगाल के अंदर में आपको कोई जॉब ऑफ़र या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, तो आप अपना जो रेजिडेंस कार्ड है वो वाला यहाँ एक्सचेंज कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं आर्टिकल 123 में। या फिर यूरोप की किसी और कंट्री के अंदर में आप कंपनी ओन करते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटी करते हैं और आप वही एक्टिविटी पोर्टुगाल में इस्टेब्लिश करना चाहते हो, उस केस के अंदर में आप स्ट्रेट फॉरवर्ड एलिजिबल हो जाते हो 123A के अंदर में पोर्टुगीज रेजिडेंस कार्ड जो है हासिल कर सकते हो विदिन 2 to 3 मंथ, जिसमें बहुत ही मिनिमम जो टाइम है, समय है जो लगता है। अगर आप पोर्टुगाल का D7 वीज़ा अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो पोर्टुगाल की ओर से D7 वीज़ा उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कि रिटायरी लोग हैं या फिर पैसिव इनकम रखते हैं। इसके अलावा 2020 में इसके अंदर में अमेंडमेंट करके कुछ एडिशनल एक्टिविटी को ऐड किया गया है। अगर आप नोमैड्स यानी कि फ्रीलांसर एक्टिविटी करते हैं और थर्ड कंट्री की कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उस सर्विसेज के अंदर में आपकी प्रेजेंस रिक्वायरमेंट नहीं है उस पर्टिकुलर कंपनी को हेडक्वार्टर में या ब्रांच ऑफिस में, तो वो जो सर्विसेज हैं वर्ल्ड के किसी भी कोने में रह के आप उन कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं, तो भी आप पोर्टुगाल का D7 वीज़ा जो है अप्लाई कर सकते हैं, D7 वीज़ा जो है अवेल कर सकते हैं। तो पोर्टुगाल का D7 वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो मैंडेटरी कंडीशंस हैं, आपकी 705 यानी कि 705 यूरो पर मंथ के हिसाब से इनकम है जो कि पैसिव होनी चाहिए, या फिर आपकी फ्रीलांसर की नोमैड्स की इनकम होनी चाहिए। उस बेस के ऊपर में आप पोर्टुगाल का D7 वीज़ा क्विकली एंड इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं और अवेल कर सकते हैं। ऐसे ही जब आप वीज़ा अप्लाई करें, इस चीज़ का जरूर ध्यान रहे कि आप वीज़ा थर्ड वर्ल्ड कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी कंडीशन हो जाती है कि आपका पोर्टुगाल के अंदर में बैंक अकाउंट हो, उस बैंक अकाउंट के अंदर 10,000 यूरो अमाउंट होनी चाहिए। इन एडिशन आपके पास 12 मंथ का रेंटल कॉन्ट्रैक्ट जो कि टैक्स ऑफिस पोर्टुगाल में रजिस्टर्ड हो वो होना चाहिए, अगर आप अपने वीज़ा की प्रोफाइल को या अपने वीज़ा को सक्सेसफुल करना चाहते हो किसी भी पोर्टुगीज़ कॉन्सुलेट में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर। एक जो क्वेश्चन है, लगातार हम अपने फ़ोन पे, हमारी टीम लगातार वो क्वेश्चन सुनती है और ईमेल के ऊपर में तमाम हम क्वेश्चंस लेते हैं, तो उसमें यही लिखा जाता है क्लाइंट्स की ओर से या हमारे प्रोस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव क्लाइंट्स की ओर से कि हम पोर्टुगाल में आना चाहते हैं। मैं कहाँ से आना चाहता हूँ, मैं जर्मनी में रहता हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अफ्रीका तमाम कंट्रीज़ में रहता हूँ और मैं पोर्टुगाल में आना चाहता हूँ। तो हम क्या अपील करते हैं, हम क्या रिक्वेस्ट करते हैं ऑलवेज़ कि आप किस ग्राउंड पे, किस पर्पज़ के लिए आना चाहते हैं। सबसे पहले आपको ये डिफ़ाइन करना होगा, या फिर सबसे पहले आपको ये अपने विज़न को क्लियर करना होगा कि पोर्टुगाल में आने के बाद आप करेंगे क्या। क्या आप यहाँ स्टडी करेंगे,
क्या आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या आप यहाँ पे बिजनेस करेंगे। अगर आपके पास में इस चीज़ का आंसर आ जाता है कि आप सो एंड सो सब्जेक्ट करेंगे, तो इवेंचुअली आपको पोर्टुगीज़ रेजिडेंस कार्ड एंड पोर्टुगीज़ नेशनलिटी वो ऑटो मोड पे मिलनी ही है, वो अपने आप मिल जाएगी। सो सबसे पहले ये आप क्लैरिफाई करें कि आप किस पर्पज़ के लिए आना चाह रहे हैं, क्या जो आप सोच रहे हैं उस पर्पज़ के लिए आप एलिजिबल हैं, क्या आपकी जो प्रोफाइल है उस क्राइटेरिया के साथ मैच कर रही है। अगर आपकी प्रोफाइल मैच कर रही है, इवेंचुअली पोर्टुगीज़ रेजिडेंस कार्ड एंड पोर्टुगीज़ नेशनलिटी आप हासिल कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो उसमें कोई दुराए या सेकंड क्वेश्चन नहीं रह जाता। पुर्तगाल का D2 वीज़ा एंड D7 वीज़ा, दोनों वीज़ा के अंदर में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जो D2 वीज़ा है तमाम उन लोगों के लिए जो एक्टिवली पुर्तगाल में कोई ना कोई बिज़नेस जो है स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी भी तरह का प्रोफेशन रन करना चाह रहे हैं, चलाना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए। और D7 वीज़ा जो पैसिव इनकम होल्ड करते हैं, यानी कि जो रिटायर हो चुके हैं, जो एक्टिवली काम नहीं करते, बिजनेस नहीं करते, जॉब नहीं करते, फिर भी उनको कहीं न कहीं किसी न किसी सोर्स से जो है इनकम आ रही है, इनकम रिसीव हो रही है, वो लोग जो है D7 वीज़ा प्रोसीड कर सकते हैं। सो इसलिए D2 एंड D7 वीज़ास जो पुर्तगाल के हैं उनको डिफ्रेंशिएट करें। सो तमाम तरह की कॉल्स हम रिसीव कर रहे हैं, जिसके अंदर में लोग या क्लाइंट्स या रेस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स ये बोलते हैं कि हम पुर्तगाल में आके बिज़नेस करना चाहते हैं और इसके साथ में D7 वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसका कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। D2 वीज़ा जो बिज़नेस करना चाहते हैं, D7 वीज़ा जो पैसिव इनकम रखते हैं, रिटायरी लोग हैं, उनके लिए सूटेबल और क्रेडिबल रहेगा। सो आज के समय में पुर्तगाल टॉप नॉच कंट्री, यानी कि यूरोप की सबसे फास्ट, सबसे फेमलर और सबसे हरमन प्यारी कंट्री बन चुकी है ओवरसीज़ फॉरेनर लोगों के लिए। अमेरिका से, कनाडा से, यूके और तमाम यूरोपियन कंट्री से, इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से या थर्ड वर्ल्ड कंट्री से लोग यहाँ पे पुर्तगाल में आके बसना चाह रहे हैं, सेटल होना चाह रहे हैं, अपना बिजनेस व्यापार करना चाह रहे हैं। अगर आपके जहन में भी कहीं न कहीं फॉरेन में सेटल होने की तमन्ना है अपनी फैमिली के साथ में, तो यूरोप में पुर्तगाल वन ऑफ दैट डेस्टिनेशन। यहाँ पे आपको इमीडिएटली क्विकली तमाम राइट्स जो है मिलेंगे, तमाम बेनिफिट्स जो है मिलेंगे टू गेट रीसेटलमेंट इन पुर्तगाल एज वेल एज टू एक्सेस ऑल यूरोपियन मार्केट टू डू बिजनेस। कुछ लोग नए बिजनेस पुर्तगाल में आना चाह रहे हैं और कोई ना कोई वो अपना जो कारोबार बिजनेस व्यापार करना चाह रहे हैं। उनके लिए एक टिप्स मेरी ओर से कि अगर आप पुर्तगाल में नए आ रहे हैं और बिजनेस व्यापार करना चाह रहे हैं, तो हमारी हमेशा रिकमेंडेशन रहती है कि आप पुर्तगाल में नए आ रहे हैं, आपको लैंग्वेज नहीं आती, आपको मार्केट के बारे में नहीं पता, तो उस केस के अंदर में आप हमेशा वैसा बिज़नेस करने की कोशिश करें जो टोटल डिजिटलाइज्ड हो और मैक्सिमम एम्प्लॉइज़ पे डिपेंडेंसी ना हो उस बिज़नेस की, और इन्वेंट्री बेस्ड बिज़नेस ना हो। आप कोई ऐसा बिज़नेस करें जिसमें आपकी या आपको एम्प्लॉइज़ की मिनिमम ज़रूरत पड़े, मिनिमम रिक्वायरमेंट पड़े, और आपको इन्वेंट्री या स्टॉक गिनने की रिक्वायरमेंट ना पड़े। ऐसे बिजनेसेस एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि अगर आप अच्छे इन्वेस्टर हो तो आप उबर, बोल्ट, यहाँ पे टैक्सी बिजनेस जिसको हम कहते हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। ऑटोमेशन लॉन्ड्री का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप तमाम इस तरह के ऑटोमेशन बिजनेसेस हैं जो अगर आप स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको मिनिमम ज़रूरत पड़ेगी आपकी प्रेजेंस की, जिससे क्या आप क्विकली सक्सेसफुली बिजनेस पुर्तगाल के अंदर में रन कर पाएंगे। और आप यहाँ पे नहीं भी हैं तो भी ये आपका बिजनेस जो है ऑटो मोड पे ऑपरेट होता रहेगा, और इसके साथ में जो एवेंचुअल बेनिफिट्स हैं आपको नेशनलिटी लेने के या रेजिडेंस कार्ड लेने के, वो भी मिलते रहेंगे। अगर आप पुर्तगाल के अंदर में बिजनेस क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हो, यानी कि कंपनी फॉर्मेशन करने के बारे में सोच रहे हो, तो आप
आपको पुर्तगाल में आने की कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। आप ओवरसीज़ यानी कि वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठ के पुर्तगाल के अंदर में कंपनी क्रिएट कर सकते हो और जो अपना बिजनेस है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन इमीडिएट बेसिस पे स्टार्ट कर सकते हो। इवेंचुअली अगर आपकी कंपनी है पुर्तगाल में और आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो तो आप अपनी होम कंट्री में या फिर रेजिडेंस कंट्री में स्ट्रेट फॉरवर्ड रेजिडेंस वीज़ा यानी कि रेजिडेंस कार्ड जो है अप्लाई कर सकते हो। उस केस के अंदर में आपको यहाँ आने की कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। सो तमाम लोग ये सोचते हैं कि अगर हमें कंपनी बनानी है तो हमें पुर्तगाल जाना पड़ेगा, पुर्तगाल के जाए के बिना हम कंपनी नहीं खोल सकते। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि पुर्तगाल में कंपनी बनाएं तो आपकी प्रेजेंस की किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं, साथ में पोर्टुगीज़ रेजिडेंस कार्ड अवेल कर सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने अलग अलग विषयों के ऊपर में बात करने की कोशिश की है, लेकिन बहुत ही वीडियो छोटी हो जाती है, लेंथी हो जाती है अगर हम इनकी डिटेल्स में चले जाएंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक अपने आप में बहुत लेंथी और बहुत डीप है। अगर आप इन तमाम टॉपिक्स को अच्छी तरह से डिटेल्ड में समझना चाह रहे हैं तो हमारी टीम आपके लिए हमेशा ही रेडी रहेगी, आपकी कॉल का इंतज़ार करेगी। तो आप हमारी स्क्रीन पे जो नंबर देख रहे होंगे हमारी स्क्रीन के नीचे वो आपको नज़र आ रहे होंगे, आप उन नंबरों पे कॉल करके अपनी रिक्वायरमेंट के लिए डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से हमारी टीम की ओर से हर एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशंस एंड वीडियोस डिटेल्ड एंड डीप एक्सप्लेनेशन के लिए बनाई गई हैं, दर्शाई गई हैं। अगर आप डिटेल्ड डीप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कॉल करें इन नंबरों पे या फिर हमें ईमेल करके आप कॉन्फ्रेंसली प्रेजेंटेशन एंड वीडियोस हासिल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम मैं और मेरी टीम फिर एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी कि DS सैनी और मेरे कोलीग मिस्टर उजेर को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।